Hello students, this is Rani ma'am and welcome to all my students. Before I start the session, सबसे पहले thanks to all my students for such an overwhelming response. अभी मैंने I think day before yesterday Google form एक डाला हुआ है, ओके और इसके मैंने आपको बताया भी है अब यूनिक क्लासेस का नया ऐप शुरू हो रहा है, दैट इज़ इन द नेम ऑफ यूसी लाइव. इसको फटाफट डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि कई बच्चे अभी भी थोड़ा सा इसको लेके अनक्लियर है. यूनिक क्लासेस का वही शॉर्ट फॉर्म हो गया है यूसी लाइव. यूनिक क्लासेस वाज ऑनलाइन क्लासेस, बट अब यूनिक क्लासेस का अपना ऐप आ रहा है. ठीक है, लाइव क्लासेस अब स्टूडेंट्स को मिलेंगे जो दिल्ली तक नहीं आ सकते हैं, वो घर बैठे ही ये क्लास कर सकते हैं. तो ये यूनिक क्लास का नया वेंचर है जिसका नाम है यूसी लाइव. ओके, मंडे को मैं सारा चीज़ क्लियर कर दूंगी. ओके, मंडे को डेट क्या होगा, बैच कब से कमेंस होगा, बैच की टाइमिंग क्या होगी, मंडे से फ्राइडे तक चलेगा, ड्यूरेशन क्या होगा और सबसे इम्पॉर्टेंट फीस क्या होगा. और मैंने कोशिश की है बहुत नॉमिनल फी पे आपको बेस्ट क्वालिटी मिलने वाली है. तो उसीलिए आप फटाफट गूगल फॉर्म भर दो. और गूगल फॉर्म में मैंने सोचा था कि फर्स्ट 2000 का स्टूडेंट्स को हैवी डिस्काउंट मिलेगा, बट अभी देखा मैंने स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स को ध्यान में रखते हुए अभी 2000 से भी आगे बढ़ाना होगा. तो बहुत अच्छे डिस्काउंट के साथ, सिंस दिस इज़ द फर्स्ट बैच ऑफ यूनिक क्लासेस, तो नो डाउट जो स्टूडेंट्स इस इंट्रोडक्टरी बैच है तो एक इंट्रोडक्टरी फी में ही स्टार्ट होगा. तो आप खुद देखोगे कि काफ़ी नॉमिनल फी में आपको बहुत क्वालिटी एजुकेशन मिलने वाला है. पूरा इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंसिव बैच होगा, ग्रामर तो होगा ही होगा, वोकैब, क्लोज टेस्ट, PQRS, कॉम्प्रिहेंशन सब होने वाला है. और इसके बाद ये तो फर्स्ट क्लास होगा. इसके बाद स्टूडेंट्स का मैंने देखा काफ़ी सारा कमेंट बॉक्स में देखा, अभी मैंने पर्सनल मैसेजेस भी बच्चों के आ रहे हैं कि मैम मेंस का भी प्रैक्टिस सेट ले आइए. ठीक है, प्रैक्टिस पेपर का एक बैच ले आइए, वो भी होगा. मॉक टेस्ट भी आपको मिलने वाले हैं, और वो भी मॉक टेस्ट जो मिलेगा दैट इज़ नॉट कट कॉपी पेस्ट, ये टीचर का बनाया हुआ मॉक टेस्ट. तो इन एट अ वेरी नॉमिनल फी आपको ये बैच मिलने वाला है. तो अगेन मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलूँगी कि गूगल फॉर्म फटाफट भर दो. आप देखना इस वीडियो के लास्ट वीडियो में भी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक गूगल फॉर्म होगा. ठीक है, उसको उसमें अपना सारा डिटेल्स भर दो ताकि जो शुरू वाले स्टूडेंट्स हैं वो मैक्सिमम बेनिफिट, मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सके. ठीक है, और मंडे को हम लोग सारा चीज़ डिस्कस कर लेंगे, फ़ी क्या होगी, टाइमिंग क्या होगी, बैच को कैसे कैसे ले जाना है ताकि आपको मैक्सिमम एडवांटेज मिल सके बैच. ओके, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं. आज का जो हमारा सेशन है दैट इज़ ऑफ स्पॉटिंग एरर्स. स्पॉटिंग एरर्स, यस, स्पॉटिंग एरर्स में भी आज मैंने कंसंट्रेट किया है. सी जनरली मैं अपने बैचेस को, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आस्क कि मैम जनरली आप अपने बैचेस को वर्ब से क्यों शुरू करते हो, व्हाई डू यू स्टार्ट योर क्लास विथ वर्ब. वर्ब से मैं इसलिए शुरू करती हूँ ना, दिस इज़ द बैकबोन ऑफ इंग्लिश. दिस इज़ द बैकबोन ऑफ इंग्लिश, दिस इज़ द ढांचा, दिस इज़ द स्केलेटन ऑफ इंग्लिश. जहाँ भी जाओगे वर्ब से टकराओगे. ओके, तो वह भी क्योंकि आगे जब भी चैप्टर्स आगे जब चैप्टर्स बढ़ने लगते हैं तो मैं फिर बताती हूँ, देखो वर्ब में हमने ये चीज़ को डिस्कस किया था. तो जो बच्चे ऑलरेडी मुझसे पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं तो दे विल बेटर अंडरस्टैंड कि वर्ब क्यों इंपॉर्टेंट है. ओके, जहाँ भी जाओगे वर्ब से ही टकराओगे. और आज जो मैंने आपका क्वेश्चंस डाला है ना, और वर्ब से, वर्ब हर चैप्टर में, सब्जेक्ट वर्ब में भी वर्ब है, प्रेपोजिशन में भी वर्ब है, क्वेश्चन टैग में वर्ब है, एडवर्ब में वर्ब है, एडजेक्टिव में भी वर्ब है. कैसा वर्ब है, स्टेटिव वर्ब अपने साथ एडजेक्टिव लेता है और एक्शन वर्ड अपने साथ एडवर्ब लेता है. तो हर जगह वर्ब है. और वर्ब को बैचेस में मैंने इसको पढ़ाने में, स्टूडेंट्स जो मुझसे पढ़ चुके हैं वो समझे, इसको पढ़ाने में मैंने करीब 20+ डेज लिया था पूरा वर्ब पढ़ाने में, बिकॉज वर्ब अपने आप में 5 चैप्टर के बराबर है. वर्ब इज इक्विवेलेंट टू 5 चैप्टर्स. वर्ब बहुत डिटेल है. ठीक है, कॉजेटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, उसमें इन्फिनेटिव, जीरेंड, पार्टिसिपल. ठीक है, और वर्ब एक्टिव, पैसिव, नरेशन सबसे जुड़ा हुआ है. तो आज मैं जो आपके क्वेश्चंस डाला है ना, मैंने वो 2-3 टॉपिक एक साथ कवर किया है. जो पूरा पढ़ चुके हैं वो ये क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि उनका कहना होता है बच्चों का, मैम जितनी बार हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब्स करते हैं ना, जीरेंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल, हर समय कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है. ठीक है, तो आज मैंने वर्ब को टेंस से भी जोड़ा है. ओके, वर्ब टेंस से भी जुड़ा है. नो डाउट किसी भी सेंटेंस का टेंस उसके वर्ब से ही बनता है. मैंने वर्ब को जोड़ दिया है एक्टिव पैसिव से. ठीक है, वर्ब एक्टिव पैसिव से भी जोड़ दिया है, वर्ब टेंस से भी जुड़ा है, और वर्ब से तो जुड़ा है ही.
ओके चलो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चंस। पहला वाला क्वेश्चन देखो, व्हेन द डेंटिस्ट केम इन, स्पॉटिंग एरर्स है, व्हेन द डेंटिस्ट केम इन माय टूथ वाज स्टॉप्ड एकिंग आउट ऑफ फियर दैट आई माई लूज माई टीथ। जब डेंटिस्ट आया, जब डेंटिस्ट अंदर आया, मेरा टूथ, मेरा दांत दर्द होना बंद हो गया। आउट ऑफ डर से मेरा दांत दर्द होना बंद हो गया। उसे लग रहा था कि मैं अपना टीथ लूज ना कर जाऊं, ठीक है, सो डैट आई माइट लूज माई टीथ। अपने टीथ खोने के डर से ही उसका दांत खुद ब खुद दर्द होना बंद कर दिया, ठीक है। अब सेंटेंस देखो, जो वर्ब का सेंटेंस होता है उसमें टेंस भी आ सकता है, वर्ब के सेंटेंस में एक्टिव पैसिव का भी एरर्स आ सकता है, और वर्ब का तो एरर रहता ही। पहला वाला सेंटेंस देखो, पहले सेंटेंस, जैसे बच्चों का कहना होता है कि मैम स्पॉटिंग एरर्स का अप्रोच क्या होना चाहिए। स्पॉटिंग एरर्स में सबसे पहले ये टॉपिक को एकदम ध्यान से देखो, टेंस पे खास ध्यान देना है। और टेंस पे ध्यान दे रहे हो तो इसमें वर्ब भी कवर हो गया, क्योंकि वर्ब ही से तो सेंटेंस का टेंस बनता है। पहले सेंटेंस का टेंस देख लो, सेंटेंस गोज इन पास्ट, केम पास्ट है। व्हेन द डेंटिस्ट केम इन लगेगा जब डेंटिस्ट अंदर आया, ठीक है, केम इन अंदर आया, ठीक है, ये सही है, पास्ट है। माई टूथ, ये भी पास्ट है, ठीक है, ये भी पास्ट है। आउट ऑफ फियर, सो दैट, और माइट भी पास्ट है, माइट भी पास्ट। इसका मतलब है कुछ टेंस का ज़्यादा गड़बड़ी नहीं है, सारा सेंटेंस पास्ट टेंस में ही जा रहा है। ओके, आउट ऑफ फियर दैट आई माई लूज माई टूथ, टेंस का एरर नहीं है। अब देखो यहाँ पे सेंटेंस में एरर किसका है, एरर है हमारा एक्टिव पैसिव का। ये सेंटेंस देखो, माई टूथ वॉज स्टॉप्ड, माई टूथ वॉज स्टॉप्ड का मतलब क्या है? ये सेंटेंस पहले आप देख लीजिए। माई टूथ वॉज स्टॉप्ड, और यहाँ पे एक सेंटेंस है माई टूथ स्टॉप्ड। एक्टिव पैसिव, टेंस, वर्ब, नरेशन, ये सब जुड़ा हुआ है। माई टूथ स्टॉप्ड, दोनों सेंटेंस में डिफरेंस देखो, ये स्टॉप्ड है, ये V2 है। माई टूथ स्टॉप, मेरा दांत दर्द होना बंद हो गया, दर्द बंद हो गया, तो ये जा रहा है हमारा एक्टिव वॉइस में, ठीक है। और ये देखो एक्टिव वॉइस में जा रहा है, और ये जा रहा है वॉज के बाद थर्ड फॉर्म आ रहा है, ठीक है, वॉज के बाद थर्ड फॉर्म आ रहा है, इसका मतलब है सेंटेंस पैसिव जा रहा है। पैसिव, इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म आ गया तो सेंटेंस पैसिव जा रहा है। V3 है और ये V2 है। अब आपको डिसाइड करना था वो सेंटेंस देख के कि इस सेंटेंस को एक्टिव जाना चाहिए या पैसिव जाना चाहिए। ये देखो, व्हेन द डेंटिस्ट केम इन, डेंटिस्ट तो खुद ब खुद आया अंदर, तो ये तो एक्टिव है, सही है। माई टूथ वॉज स्टॉप्ड, माई टूथ वॉज स्टॉप्ड का मतलब क्या है, मेरे टूथ को, मेरे दांत को स्टॉप किया गया किसी और के द्वारा। नहीं, इसको तो पैसिव नहीं जाना चाहिए, किसी और ने मेरे दांत दर्द को खत्म नहीं किया, मेरा दांत खुद ब खुद दर्द होना बंद हो गया, दांत खुद ब खुद दर्द होना बंद हो गया। इसका मतलब है कि ये पैसिव नहीं जाएगा, ये पैसिव नहीं जाएगा, ये सेंटेंस को एक्टिव जाना चाहिए। और यहाँ से वॉज हटा दो तो सेंटेंस हो गया, व्हेन द डॉक्टर केम इन माई टूथ स्टॉप्ड एकिंग आउट ऑफ फियर। सो दिस वॉज द एरर ऑफ एक्टिव पैसिव। इस सेंटेंस को उन्होंने पैसिव कर दिया, बट यहाँ पैसिव की जरूरत नहीं थी क्योंकि दांत खुद ब खुद दर्द होना बंद हो गया। सो दिस गोज एक्टिव, वॉज हटा दो। ओके, होपफुली इट्स क्लियर। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। द पेरेंट्स स्कोल्डेड द चाइल्ड फॉर हैविंग ब्रोक द विंडो बट देयर वर्ड्स फेल ऑन डेफ ईयर्स। पहला वाला पार्ट देखो, अगर दिक्कत होती है तो तोड़ तोड़ के सेंटेंस को देखो। पेरेंट्स ठीक है, स्कोल्ड किया, डांटा बच्चे को, स्कोल्डेड द चाइल्ड, सेंटेंस गोज इन पास्ट टेंस, ठीक है। फॉर हैविंग ब्रोक द विंडो, अब ये देखो बट, ये बट कंजंक्शन है, ये सही है। बट देयर वर्ड्स, ये सेंटेंस पहले ये देख लो, पेरेंट्स ने बच्चे को डांटा पास्ट में, और कंजंक्शन सबसे वफादार टॉपिक है बट देयर वर्ड्स मतलब किसकी, देयर वर्ड्स मतलब उनकी बातें मतलब किसकी, पेरेंट्स की। पेरेंट्स में मदर फादर दोनों आते हैं तो देर तो रहेगी। देयर वर्ड्स फेल ऑन डेफ ईयर्स, पेरेंट्स ने डांटा, बड़ा ऐसा लग रहा था कि उनकी बातों से उस पर डेफ ईयर्स मतलब अनसुना कर दिया, बच्चे को कोई फर्क ही नहीं पड़ा डांटने, पेरेंट्स के डांटने पर भी। ये तो एक फ्रेज है, फेल ऑन डेफ ईयर्स, बच्चे ने अनसुना कर दिया, बातों पे ध्यान ही नहीं दिया, ये तो सही है। अब सेंटेंस देखो, द पेरेंट्स स्कोल्डेड फॉर प्रेपोजिशन है,
ठीक है, प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन फॉर हैविंग ब्रोक, प्रेपोजिशन के बाद तो आईएनजी आएगा ही, ये तो सही है। अब ये जो है ना, ये प्रेपोजिशन है फॉर हैविंग ब्रोकन द विंडो। और एक चीज और ध्यान देना, ये जो फॉर है, फॉर हैविंग ब्रोकन द विंडो, पहले ये ध्यान रखना है कि ठीक है प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी आता है, बट ये आईएनजी कहीं से भी जीरण नहीं है, क्योंकि मैंने अभी बोला कि प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, आईएनजी आता है, जीरण भी आईएनजी का काम करता है, बट ये आईएनजी कहीं से भी जीरण नहीं है। हैविंग, ये आईएनजी हमारा पार्टिसिपल, ये आईएनजी इज पार्टिसिपल, पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है। विंडो को क्या किया, विंडो को ब्रोक किया। और ये पार्टिसिपल, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, और पार्टिसिपल आ गया है परफेक्ट पार्टिसिपल में, उसके बाद थर्ड फॉर्म आता है, तो फॉर हैविंग ब्रोक नहीं होगा, फॉर हैविंग ब्रोक इन द विंडो। जैसे आप हैज हैव हैड के बाद थर्ड फॉर्म लगाते हो ना, वैसे ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल का मैंने सेशन दिया भी है, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, और पार्टिसिपल के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। फॉर हैविंग डिड द वर्क नहीं होगा, फॉर हैविंग डन द वर्क। हैविंग डिप्राइव्ड ऑफ फूड एंड शेल्टर, हैविंग के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। फॉर हैविंग व्हाट, द विंडो। फॉर हैविंग ब्रोक नहीं होना चाहिए था, फॉर हैविंग ब्रोकन, हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म। जैसे अब सेंटेंस ये देखो, having done the work he left for office, इसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। ठीक है, अभी पूरा पार्टिसिपल अच्छे से मैं पढ़ाने लगूँ तो टाइम लग जाएगा, वैसे मैंने पार्टिसिपल का वीडियो डाला हुआ है, आप देख सकते हो। पार्टिसिपल से कैसे एरर्स आता है, पार्टिसिपल से एक तो परफेक्ट पार्टिसिपल से एरर आता है। परफेक्ट पार्टिसिपल का भी कहाँ से एरर आता है, एक्टिव और पैसिव, उसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है हैविंग, या तो हैविंग प्लस V3 लगा दो, ठीक है, उसमें पार्टिसिपल लगाते हैं, या बीइंग प्लस V3 लगा दो, उसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल में भी एक्टिव पैसिव बनता है। बस याद रखो कि पार्टिसिपल के बाद ये जो है हैविंग, पार्टिसिपल के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे हैविंग, हैविंग टुक टी नहीं होगा, ठीक है, हैविंग टुक टी ही लेफ्ट फॉर ऑफिस, चाय पीने के बाद वो ऑफिस के लिए निकल गया, तो टुक नहीं होगा, टेकन। फिर है हैविंग, देखो हैविंग बीन डिप्राइव्ड ऑफ, किसी चीज से वंचित होना, हैविंग बीन डिप्राइव्ड ऑफ। यहाँ भी मैंने हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया, तो हैविंग के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा पार्टिसिपल के रूप। तो यहाँ पे हमारा एरर, चलो मैं थोड़ा सा इसको नीट कर देती हूँ। I can understand, sometimes I scribble a lot, as a result of which you people are not able to understand कि आंसर कौन सा है। My tooth was stopped नहीं होगा, my tooth stopped, just because कि इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में ले जाना। ओके, और नेक्स्ट वाला देखो, द पेरेंट्स स्कोल्डेड द चाइल्ड फॉर हैविंग ब्रोक नहीं होगा, ब्रोकन। हैविंग डन द वर्क, हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट, हैविंग के बाद ऑलवेज V3। नेक्स्ट वन, चिल्ड्रेन विजिटिंग द पार्क, चिल्ड्रेन जो who are visiting the park are amused by the monkeys play in the cages। जो चिल्ड्रेन पार्क को विजिट करते हैं वो बहुत ज़्यादा एंटरटेन्ड होते हैं, किसके द्वारा, बाय द मंकीज। मंकीज जो केजेस में, पिंजरे में खेल रहे होते हैं, तो यहाँ पे प्ले नहीं होगा, द मंकीज प्लेइंग। मंकीज के खेलना उन्हें पसंद है, मंकी, वो मंकी को खेलते हुए देख के पसंद करते हैं, प्ले नहीं होगा। यहाँ पे हमें पार्टिसिपल चाहिए। मंकीज क्या कर रहे हैं, व्हाट आर दिस, मंकीज की विशेषता बता रहे हैं, कैसे मंकीज, केज में खेलते हुए मंकीज। और विशेषता बताने के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है, वैसे वर्ब का थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव का काम करता है, बट यहाँ का एक्शन कंटिन्यूएशन में मंकीज खेल रहे हैं, मंकीज को खेलते हुए देखते हैं बच्चे, तो आईएनजी। नेक्स्ट, आई प्लीडेड विथ हिम, याद रखना है प्लीडेड, प्लीड का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, किसी से मिन्नत करना। इसी बात पे आप प्लीड के कुछ वर्ड्स याद कर लो। प्लीड के यहाँ पे अक्सर मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि वोकैब और ग्रामर साथ साथ होना चाहिए, एक जगह पे 10-15 चीज सीख लो आप। जैसे प्लीड के बारे में एक चीज याद रखना, प्लीड के साथ हमेशा विथ प्रेपोजिशन आता है, बट कभी कभी प्लीड के साथ फॉर भी आता है। अगर आप किसी व्यक्ति से प्लीड का मतलब होता है मिन्नत करना, ओके, प्लीड विथ अ पर्सन,
एंड प्लीड फॉर अ थिंग। किसी व्यक्ति से मिन्नत कर रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, तो उसके साथ विथ लगाओगे, और किसी चीज के लिए कर रहे हो तो फॉर। ये देखो, द कॉन्विक्ट प्लीडेड डैश द जज, द कॉन्विक्ट प्लीडेड डैश द जज डैश मर्सी। मर्सी का मतलब है रहम, कॉन्विक्ट प्लीडेड। कई बार बच्चे टू लगा देते हैं, एग्जाम में टू लगा के देते हैं, बट वो गलत है। प्लीडेड टू द जज नहीं होगा, सिंपली प्लीडेड विद द जज। जज एक पर्सन है, और किसी पर्सन से यू आर रिक्वेस्टिंग ना, तो यू विल यूज विद। बट किस चीज के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है? रहम के लिए, तो यू विल यूज फॉर मर्सी। किसी चीज के लिए फॉर, और किसी व्यक्ति से विद। और प्लीडेड का सिनोनिम्स भी यहीं पे कुछ याद कर लो, ओके, जहाँ जो वर्ड याद कर सकते हैं, क्योंकि इसलिए मैंने इसको लिया। इस बार CGL के Tier 1 में आ चुका है। प्लीड का मतलब होता है गिड़गिड़ाना, मिन्नत करना, यू रिक्वेस्ट, यू इम्प्लोर, यू एंट्रीट, इम्प्लोर, एंट्रीट, वो ट्रीट मांगने के लिए रिक्वेस्ट करते चल रहा है कि मुझे ट्रीट दे दो, रिक्वेस्ट। इम्पॉर्च्यून, ठीक है, सबका मतलब होता है मिन्नत करना, गिड़गिड़ाना, रिक्वेस्ट है। और इसका एक और सा वर्ड है बिसीच, सींच। इसको मैंने बच्चों को याद करवाया था, सींचना। वो उस अपने खेत सींचने के लिए उससे बहुत मिन्नत कर रहा था कि मेरे खेत को सींच दो। खेत को सींचने के लिए मिन्नत कर रहा था, ट्रीट के लिए मिन्नत कर रहा था। इसका तो हमने निमोनिक से भी कर रहा है, किया हुआ है। तो सबका मतलब होता है मिन्नत करना, मिन्नत करना। हाँ, चलिए क्वेश्चन पे आ जाइए। आप बोलोगे कि मैम अचानक से ग्रामर करवाते करवाते फिर हम वोकैब पे आ जाते, बट साथ साथ आपको वोकैब भी सीखना है। आई प्लीडेड विथ हिम विथ अ व्यू टू कन्विंसिंग हिम ऑफ माई इनोसेंस इन द मैटर। आई प्लीडेड विथ हिम, ये तो सही है, क्योंकि एग्जाम में आ गया ना, तो आप विथ की जगह टू करने की कोशिश करोगे। आई प्लीडेड टू हिम नहीं होगा, आई प्लीडेड विथ हिम, दिस इज करेक्ट। मैंने उससे मिन्नत की इस उद्देश्य से कि ऑफ माई ये बताने के लिए कि इस मैटर में मैं इनोसेंट हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की है। विथ, उसको कन्विंस करने के पर्पज से प्लीड किया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पहला तो एरर आपका कहाँ जाएगा? जैसे आप प्लीडेड देखोगे ना, तो आप इसके साथ टू लगाओगे, बट विथ सही है। आई प्लीडेड विथ हिम सही है। ये विथ अ व्यू टू, ये तो मैंने पढ़ा दिया है। ये हमारा कंजंक्शन का बहुत एवरग्रीन क्वेश्चन है। विथ अ व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, कंजंक्शन का वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन विच यू पीपल शुडंट फॉरगेट। विथ अ व्यू टू, के उद्देश्य से, और एक है लुकिंग फॉरवर्ड टू। ओके, ऑल दीज आर फ्रेजेस। फ्रेज किसको बोलते हैं? फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक वर्ड्स का समूह है जिसके पास सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है, इसलिए फ्रेज का मीनिंगफुल सेंस नहीं होता है, लिटरल मीनिंग नहीं होता है, शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। हर फ्रेज का अपना एक इंडिविजुअल मीनिंग होता है। विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू का मतलब होता है विद द पर्पस ऑफ, ठीक है। विद अ व्यू टू का मतलब है के उद्देश्य से। आई कम हियर विद अ व्यू टू टीचिंग, विद द पर्पस ऑफ, ठीक है। और लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब होता है आशा करना। लुकिंग, अकेला लुक फॉरवर्ड होता है ना, तो अकेला लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे देखना। बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गुड रिजल्ट्स, मैं आपके अच्छे रिजल्ट्स की आशा कर रही हूँ, तो इसका मतलब होता है होप करना, एंटिसिपेट करना, एंटिसिपेट, किसी पॉजिटिव चीज़ की आशा करना। और आप स्टूडेंट्स ने याद रखा हुआ है, मतलब दिमाग में बैठाया हुआ है कि टू के साथ हमेशा वर्ब का V1 फॉर्म आता है। टू के साथ ING कहाँ से आएगा? ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों के साथ। इसका भी हम लोग एक सेशन करेंगे, क्योंकि कई बार क्लासेस में भी बच्चे पूछते हैं मैम समझ में नहीं आता है कहाँ टू के साथ V1 लगाया जाए और कहाँ टू के साथ ING लगाया जाए। हम तो टू के साथ V1 समझ के उस ING में एरर कर देते हैं, बट वो ING करेक्ट होता है। इसका हम लोग अलग से क्लास करेंगे। एंड ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, सेंटेंस के थ्रू ही समझ में आएगा आपको। बस याद रखो, टू के बाद V1 लगा है तो वो इन्फिनिटिव है, ठीक है। बट कभी कभी टू के साथ ING भी लगता है, और वो ING किसका काम करता है? जिरंड का। और जिरंड क्या होता है? नाउन। कभी कभी टू के साथ ING भी लगता है जिरंड के रूप में, और वो जिरंड नाउन है। टू के साथ नाउन तब लगेगा जब वहां का टू किसका काम कर रहा है? प्रेपोजिशन, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद ही तो नाउन आता है, ठीक है। प्रेपोजिशन के बाद ही नाउन आता है, और वर्ब को भी नाउन बनाया जा सकता है ING लगा कर। तो ये देखो, ये जैसे ये लिखा मैंने, आई कम हियर विथ,
अ व्यू टू टीच। तो आपको लगेगा कि इसका मैं ट्रांसलेशन करती हूँ, मैं यहाँ पढ़ाने के उद्देश्य से आती हूँ, और आप टू टीच देखोगे, टू के साथ तो V1 आता है, सब सही है, बट यहाँ पे आंसर टीचिंग होगा, बिकॉज ये टू अलग से नहीं है, ये टू अलग से नहीं है, ये जो टू है ये विथ अ व्यू टू, ये विथ अ व्यू टू पूरे फ्रेज का ही पार्ट है, ठीक है। ये टू अलग से नहीं है, ये इस फ्रेज का ही हिस्सा है, और इसमें टू लगा हुआ है, इसका मतलब ये फ्रेज है। अकेला टू होता ना तो मैं इसको प्रेपोजिशन बोलती, बट ये प्रेपोजिशन, अब मैं इसको प्रेपोजिशन ना बोल के प्रेपोजिशनल फ्रेज बोलूँ, ठीक है, क्योंकि फ्रेज दो या दो से अधिक वर्ड से बना है। ये दोनों एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो हमेशा और हमेशा अपने साथ जीरंड लेगा। तो यहाँ विद अ व्यू टू के साथ ING होगा, वो ING जीरंड होता है। तो देखो, आई प्लीडेड विथ हिम विथ अ व्यू टू कन्विंसिंग हिम, तो ये कन्विंसिंग सही है, इसको गलत नहीं मानोगे, इसको कन्विंस नहीं करोगे, टू के साथ V1 नहीं लगाओगे, ये विथ अ व्यू टू एक फ्रेज है जिसके साथ ING लगेगा। कन्विंस करना किस चीज के बारे में? अपने इनोसेंस के लिए, इस मैटर में। नो एरर, ओके, दिस इज नो एरर, नो एरर। ही ड्रंक वंस अगेन एज ही वॉज फीलिंग थर्स्टी। ड्रंक, अच्छा इसको रब कर दिया, चलो पता ही है आपको। ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ये पढ़ाया हुआ है मैंने, पढ़ाने का काम मैंने पहले 1.5 साल में मैक्सिमम करवा दिया, अब आपको प्रैक्टिस की जरूरत। ड्रंक और ड्रंकन, इज इन अ ड्रंकन स्टेट, ठीक है। ये दिस इज V1, this is V2 and this is V3. There are certain verbs, okay, there are certain verbs which have two V3s, जिसका दो V3 होता है। पहला तो काम करता है verb का और दूसरा एडजेक्टिव का। कभी कभी verb का थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव का काम करता है, प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल के रूप में। सो ड्रंक इज अ वर्ब V3 फॉर्म, बट ड्रंकन इज एन एडजेक्टिव। अब यहाँ पे सेंटेंस देखो, ही ड्रंक वंस अगेन, ये ड्रंक क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म बिना इज एम आर के आएगा नहीं, वॉज वर्क के, तो यहाँ पे ड्रंक नहीं होना चाहिए। पास्ट टेंस की बात हो रही है, पास्ट टेंस की, तो ही ड्रंक नहीं हो, ही ड्रैंक, ही ड्रैंक वंस अगेन एज ही वॉज फीलिंग थर्स्टी, या एज ही वॉज फीलिंग, पास्ट की घटना है, तो ड्रंक नहीं करोगे, ड्रैंक करोगे। हैज हैव हैड भी नहीं लगाया कि थर्ड फॉर्म लगाओगे। ये वाला तो नो एरर था, इसका मैंने एरर वॉज इन सी पार्ट, प्लेइंग होगा, और पहला वाला तो बता ही दिया था, ब्रोकन, और यहाँ पे स्टॉप के टाइम। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। विद अ व्यू, अगेन द सेम सेंटेंस, विद अ व्यू टू हेल्प द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को हेल्प करने के उद्देश्य से द IMF, द मॉनेटरी फंड एंड द वर्ल्ड बैंक कीप सेंडिंग देयर एक्सपर्ट्स टू डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। द IMF सही है, द IMF और वर्ल्ड बैंक कीप सेंडिंग, वो अक्सर भेजते रहते हैं, ठीक है। और ये सेंटेंस प्रेजेंट में जा रहा है, अक्सर ये काम होता है, कीप सेंडिंग, कीप सेंडिंग मतलब अक्सर भेजते रहते हैं, किसको? उनके एक्सपर्ट्स, उनके एक्सपर्ट्स मतलब किसके एक्सपर्ट्स? वर्ल्ड, हाँ, द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक कीप सेंडिंग, ये अपने अपने एक्सपर्ट्स भेजते हैं, ये दो लोग हैं, प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होगा। सेंड, सेंड के साथ टू लगता है, कहाँ सेंड करते हैं? डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ये सब ठीक ठाक है, यहाँ पे कोई एरर नहीं, एरर ए पार्ट में। अगेन विथ अ व्यू टू, विथ अ व्यू टू एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो कि अपने साथ नाउन लेगा, बट हेल्प तो वर्ब का V1 फॉर्म है, और वर्ब का V1 फॉर्म नाउन का काम नहीं करता है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब जीरंड लगा दो, ING लगा दो, ING वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है जो कभी कभी नाउन का भी काम करता है और कभी कभी पार्टिसिपल, ठीक है। ये जीरंड और पार्टिसिपल एक ऐसा चीज़ है ना, पहले इसका आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करना होगा, तभी अब जाके क्वेश्चंस में अटेम्प्ट कर पाओ। साधना वॉज द वन पर्सन, नेक्स्ट वाला, साधना वॉज द वन पर्सन हु कुड समहाउ मैनेज टू वर्किंग इन दैट सेक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब देखो, यहाँ पे ये टू प्रेपोजिशन नहीं है, ये टू प्रेपोजिशन नहीं है, हु कुड समहाउ मैनेज, दैट पर्सन हमारा ये सब्जेक्ट है, समहाउ मैनेज वर्ब है, ओके। सब्जेक्ट वर्ब के बाद, सब्जेक्ट वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, और किसी भी वर्ड का ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन, मैनेज टू वर्किंग नहीं होगा, ये टू प्रेपोजिशन हमें नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें इन्फिनेटिव चाहिए। इन्फिनेटिव भी नाउन और प्रोनाउन का काम करता है, हु कुड समहाउ मैनेज व्हाट, टू वर्क, यहाँ पे हमें इन्फिनेटिव चाहिए, टू वर्क, टू वर्क,
while proceeding 10 क्वेश्चंस करते हैं. while proceeding on leave he had committed that he would be resumed after 2 days. while proceeding on leave, while ठीक है, while preposition है, preposition के बाद ing आता है, सही है. on leave पे जाने से पहले वो कमिट किया था. ओके अब देखो आपका एरर कहाँ कहाँ पे जाएगा. while के साथ तो ing आएगा. क्यों आ रहा है? क्योंकि while preposition और preposition के बाद ing फॉर्म और वर्ब का ing फॉर्म नाउन का काम करता ही है. ऑन लीव तो सही है. ही हैड कमिटेड, कुछ बच्चे बोलेंगे मैम ही हैड कमिटेड क्यों किया. ही हैड कमिट, आपने कमिट क्यों नहीं किया? क्योंकि ही हैड कमिट वो पहले कर चुका है. लीव पे जाने से पहले ही उसने ये कमिट कर दिया कि मैं 2 दिन के बाद आ जाऊंगा. ठीक है, कमिटमेंट का काम पहले हो चुका है, काम पूरा खत्म हो चुका है, तो पास्ट परफेक्ट तो जाएगा. इसको सिंपल पास्ट नहीं रखोगे. ठीक है, ही हैड कमिटेड दैट ही वुड बी, गलती यहाँ पे, ही वुड बी रिज्यूम्ड. ये वुड बी रिज्यूम्ड क्या है? आंसर होना चाहिए ही वुड रिज्यूम. ही वुड रिज्यूम मतलब काम पे 2 दिनों के बाद आ जाएगा. ही वुड रिज्यूम करेक्ट आंसर है. इसमें से ही वुड बी रिज्यूम्ड नहीं होगा, बी हटा दो और यहाँ पे रिज्यूम कर दो. क्यों? क्योंकि सेंटेंस एक्टिव में जा रहा है. इन्होंने वुड बी रिज्यूम्ड करके, ठीक है, वुड बी रिज्यूम्ड कर दिया है. वुड बी रिज्यूम करके बी के साथ थर्ड फॉर्म लगा के सेंटेंस को पैसिव बना दिया है. बट इस सेंटेंस को पैसिव नहीं जाना है, इसको एक्टिव चाहिए. उसने खुद वादा किया था कि वो 2 दिन बाद ज्वाइन कर लेगा. रिज्यूम ज्वाइन करने का काम वो खुद करेगा ना, किसी के और के द्वारा तो ज्वाइन नहीं करेगा, खुद आके ज्वाइन करेगा. सेंटेंस एक्टिव जाना चाहिए, इसलिए वुड बी रिज्यूम्ड ना करके वुड रिज्यूम करो. ठीक है, मैंने बी हटा दिया, वुड रिज्यूम. इसका आंसर होगा वुड रिज्यूम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो मैं साफ करती हूँ, समझा तो दिया है, थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ. विथ अ व्यू टू हेल्पिंग, ये सही है. साधना वाज द वन टू मैनेज टू, वर्किंग नहीं होगा, वर्क होगा. नेक्स्ट, while proceeding on leave he had committed that he would be resumed नहीं होगा, he would resume. फिर से ज्वाइन करेगा. रिज्यूम वर्ब का काम कर रहा है, ये हटा. और द मीटिंग एडजर्न्ड एब्रप्टली. एब्रप्ट का मतलब होता है अचानक से. ठीक है, कोई भी चीज़ अचानक से होना. अचानक से मीटिंग एडजर्न्ड हो गया बाय द चेयरमैन आफ्टर अबाउट 3 hours ऑफ डेलिबरेशन. ठीक है, 3 hours के बाद मीटिंग अचानक से एडजर्न का मतलब होता है डिले करना, स्थगित कर दिया गया. अब ये सेंटेंस देखो, बाय द चेयरमैन, बाय चेयरमैन के द्वारा मीटिंग को स्थगित किया गया. इसका मतलब क्या है कि सेंटेंस पैसिव जाना चाहिए. ठीक है, मीटिंग अपने आप स्थगित नहीं किया गया. अंडरस्टूड है कि मीटिंग को कोई और, स्थगित मतलब पोस्टपोन, मीटिंग को कोई और पोस्टपोन किया है, मतलब चेयरमैन किया है, तो सेंटेंस पैसिव जाना चाहिए ना. तो क्या होगा? द मीटिंग वॉज एडजर्न्ड. वॉज दिस सेंटेंस शुड गो पैसिव. ओके, तो चलो 9 sentences we have done. Okay, what I try in my classes also, there are many students जो बहुत जगह से पढ़ चुके हैं, खुद भी सेल्फ स्टडी भी किया है, बट दे आर हैविंग इमेंस प्रॉब्लम्स इन टॉपिक्स रिलेटेड टू टेंस, वर्ब एंड ऑल. वो बोल रहे हैं कि मैम टेंस में बहुत दिक्कत होती है, पढ़ने के बाद भी एरर्स में हम लोग गलती कर बैठते हैं, छोटी छोटी गलती करेंगे. वो क्या करेंगे ना, हैड कमिटेड को कमिटेड करने की कोशिश करोगे. तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि यहाँ पे मैं आपको टेंस और वर्ब से रिलेटेड दिक्कत ना होने दूँ. ठीक है, तो चलो सेशन को एंड करते हैं. एक बार और बता देती हूँ कि जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, बिफोर आई एंड द क्लास, वैसे मैं मंडे को आई टेक अ लाइव सेशन. मंडे को लाइव आके विल डिस्कस ऑल द थिंग्स एंड आई वांट योर सजेशंस एज वेल. ठीक है, तो जो बच्चे और मोस्ट प्रोबेबली ये बैच ना 10 से 12 के बीच में रहेगा. 10 से 12 अभी टेंटेटिव है, मैं बता दूंगी सारा चीज़ फाइनलाइज करके, इसके बीच में रहेगा. और मोस्ट प्रोबेबली इसकी टाइमिंग 9:30 से 11 बजे की रहेगी. मंडे से फ्राइडे का बैच रहेगा. फी एंड ऑल हम लोग डिस्कस कर लेंगे मंडे को, बट इतना वादा है कि फ़ी बहुत नॉमिनल रहेगा. एक बार आप पढ़ोगे तो यू विल फील कि इतने नॉमिनल फ़ी में आपको बहुत क्वालिटी एजुकेशन मिलने वाला है. ओके, तो जिसको जिसको एडमिशन्स लेने हैं, पहले मैंने जैसे कि बताया कि पहले मैंने इतने बच्चों का डिस्काउंट सोचा था, बट अभी बहुत सारे अच्छा लग रहा है कि बच्चों को पसंद आ रहा है यूट्यूब पे जो कंटेंट जा रहा है. अब बच्चे चाह रहे हैं कि मैम डिटेल में हमें चाहिए, सीक्वेंस वाइज चाहिए. तो गूगल फॉर्म डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन पे. ओके, गूगल फॉर्म
डाला हुआ है, आप उस गूगल फॉर्म पे अपने सारे डिटेल्स भर दो ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सको। ठीक है, अब चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।